कुचिसाकी, जापानी चुड़ैल की सत्य कथा। एक बार रात्रि के समय एक नौजवान मसाओ और उसकी महिला मित्र नैनी जापान की एक गली से गुजर रहे थे। अचानक उनके सामने एक महिला अपने मुंह पर सर्जिकल मास्क पहने आ गई। उसे देखकर दोनों चौंक गए। फिर मसाओ ने कहा, कौन? मैं कुचिसाकी ओना हूँ। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। दोनों ने ये नाम पहले से भी सुन रखा था। कुचिसाकी एक भयानक चुड़ैल थी। उसके नाम से लोग कांपते थे। अगर हमने तुम्हारे सवालों का जवाब ना दिया तो? जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो तुम? उसके बाद मसाओ ने बोला, तुम जल्दी से सवाल पूछो और हम जवाब देंगे। उसके बाद हमें छोड़ देना। तुम लोग ये बताओ कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, तुम यकीनन खूबसूरत हो। कुचिसाकी ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और उसका दोनों गालों और होठों से लगा हुआ फटा हुआ बदसूरत चेहरा सामने आ गया। तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया। क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? अब अपनी मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। कुचिसाकी ने अपनी जेब से कैंची निकाल ली और वो वार करने के लिए तैयार हो गई। मसाओ ने नैनी को इशारा किया और वो दोनों भाग खड़े हुए। कुचिसाकी ने भी उनके पीछे दौड़ लगा दी। वो अपने हाथ आए हुए शिकार को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही दूर दौड़ने के बाद कुचिसाकी के पैर में ठोकर लगी और वो गिर गई। मसाओ और नैनी भाग खड़े हुए। कुछ दूर एक मोड़ पर पहुंचने के बाद वो रुक गए। चलो, अच्छा हुआ, उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। फिर मसाओ बोला, मैंने सुना है कि कोई भी व्यक्ति उसके सवाल का जो भी जवाब दे, वो हर हाल में उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देती है। मैं भी मजबूर था, कुछ ना कुछ जवाब देना ही था। मैंने सोचा उसे खूबसूरत कहूंगा तो वो शायद खुश होके हमें छोड़ देगी। तुम कुचिसाकी के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे भी बताओ। कई साल पहले कुचिसाकी ओना एक बहुत सुंदर, सुडल और खूबसूरत महिला हुआ करती थी। उसके पति सेना में थे। कुचिसिका एक दूसरे मर्द से प्यार करती थी। उसके पति को जब इस बात का पता चला, तब उसने अपनी तलवार से कुचिसाकी के मुंह पर वार कर दिया। उसके गाल के दोनों तरफ होंठ और गाल के बीच बड़ा जख्म हो गया था। वो कुरूप देखने लगी। एक दिन तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो एक बदसूरत चुड़ैल बन गई। तब से वो लोगों को सवाल करके मारने लगी। वो दोनों राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आफत उनके सामने से आ रही थी। अचानक कुचिसाकी फिर से सामने आ गई। मुझसे बचकर आज तक कोई नहीं जा पाया। तुम लोग किस खेत के मूली हो? मैं तो इस जूडो और कुंफू के दाव देखना चाहती हूँ। नैनी के साहस भरे कदम पर मसाओ आश्चर्यचकित रह गया। नैनी कुचिसाकी से लड़ने लगी। दोनों में घमासान शुरू हो गई। कुचिसाकी अपना दाव लगाती और नैनी उसे काटकर वार कर देती। कुछ ही देर के बाद नैनी ने वार करके कुचिसाकी को धराशायी कर दिया। उसकी कैंची हाथ से लेकर बहुत दूर पानी में फेंक दी। फिर नैनी बोली, मसाओ चलो, मैंने ऐसा वार कर दिया है कि अब वो उठ नहीं पाएगी। अब वो किसी से सवाल पूछना भूल जाएगी। मसाओ और नैनी साथ साथ निश्चिंत होकर चल पड़े। वो मस्ती में चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उनके कानों में कुचिसाकी की आवाज पड़ी, रुक जाओ, मुझे हराना इतना भी आसान नहीं।
अभी मुझ में बहुत जान बाकी है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नैनी और मसाओ उसे देखकर हैरान हो गए। अरे बाप रे, ये उठकर यहाँ तक कैसे आ गई? हाँ, इसकी कैंची मैंने फेंक दी है। अब ये हाथों से लड़ेगी। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। इतने में कुचिसाकी ने जेब से दूसरी बड़ी कैंची निकाल ली और नैनी की तरफ बढ़ गई। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नैनी भी अलग मिट्टी की बनी हुई थी। उसकी फुर्ती देखते ही बनती थी। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। कुचिसाकी हारने के लिए तैयार न थी और नैनी हर हाल में जीतने पर अड़ी थी। उसके वार देखते ही बनते थे। कुचिसाकी बार बार वार कर रही थी। नैनी उसके हर वार को नाकाम कर रही थी। कुचिसाकी भी बार बार दंग रह जाती थी। उसने ऐसे मुकाबले की कल्पना भी नहीं की थी। नैनी भी उसे मार रही थी। उसकी शैतानी ताकत नैनी के दांव के सामने नाकाम हो गई। अचानक एक धुआं हुआ और कुचिसाकी वहां से गायब हो गई। मसाओ और नैनी दोनों देखते ही रह गए। कुचिसाकी हार कर थक कर वहां से स्वयं गायब हो चुकी थी। उसकी कैंची एक तरफ पड़ी थी। मसाओ और नैनी कुचिसाकी से बच गए, लेकिन पूरे जापान में कुचिसाकी के दहशत कम नहीं हुई। आज भी जापान में जब कुचिसाकी ओना का नाम लिया जाता है तो लोग सहम जाते हैं। राधा के पापा शहर की एक बहुत बड़े होटल में चौकीदार थे और राधा की माँ घरों में जाकर काम करती थी। राधा 7वीं क्लास में पढ़ती थी। जब राधा के पिता की नौकरी होटल में लगी थी तब राधा के पिता बहुत परेशान रहने लगे थे। राधा की माँ उनसे पूछती है कि आप परेशान क्यों रहते हैं? अब तो होटल में पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो परेशानी किस बात की है? तो वे कहते, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। राधा बहुत होशियार थी और बहुत तेज भी। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता को कोई परेशानी जरूर है। एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम भी आपकी होटल देखना चाहते हैं। एक दिन हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ बेटा, एक दिन तुम दोनों को जरूर ले चलूंगा। रविवार के दिन राधा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मुझे आज अपनी होटल ले चलिए, क्योंकि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है और आज माँ को भी काम पर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, तुम दोनों तैयार हो जाओ। शाम को मैं तुम्हें ले चलूंगा और उसी समय अपनी ड्यूटी भी कर लूंगा। फिर तुम दोनों वापस घर आ जाना। शाम को तीनों तैयार होकर होटल पहुंच जाते हैं। राधा और राधा की माँ पूरा होटल घूमते हैं और राधा के पिता उन्हें थोड़ा बहुत खिलाते हैं और फिर 1-2 घंटे के बाद कहते हैं कि अब मेरी ड्यूटी का समय हो गया है, अब तुम दोनों घर चले जाओ। राधा और राधा की माँ होटल से घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने पर, माँ, हमें यहीं रुकना चाहिए और छुपकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पिताजी इतने परेशान क्यों रहते हैं? हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो। हमें यहीं छुपकर बैठकर देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारे पापा क्यों परेशान रहते हैं। और दोनों होटल से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती हैं। जैसे ही थोड़ी रात होती है, राधा और राधा की माँ होटल के पास आ जाते हैं और छुपकर राधा के पिताजी पर नजर रखते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे ही होटल में अजीब अजीब तरीके की आवाज आने लगती है और राधा के पिताजी बहुत डर जाते हैं। लेकिन राधा के पिताजी को मजबूरी में ड्यूटी तो करनी ही होती है और चौकीदारी करनी पड़ती है और होटल के एक एक कमरे में जाकर देखना पड़ता है। अब राधा और राधा की माँ को सारी बात समझ में आ जाती है कि इस होटल में कोई गड़बड़ है। दूसरे दिन राधा होटल के मैनेजर से मिलने जाती है। अंकल, मैं आपके चौकीदार की बेटी हूँ। कई दिनों से मेरे पिताजी बहुत परेशान रहने लगे हैं जब से वे इस होटल में नौकरी कर रहे हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? नहीं बेटा, मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए। अंकल, मुझे लगता है कि आपकी होटल में ही कुछ गड़बड़ है। रात को अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी परेशान रहते हैं। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अंकल, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी।
ये छोटी सी बच्ची मेरा क्या कर लेगी। और वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने के लिए कहता है। राधा अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर होटल में पहुँचती है। पुलिस को देखकर मैनेजर घबरा जाता है और पुलिस को बताता है। 2 साल पहले कमरा नंबर 301 में एक शीला नाम की महिला रुकी थी। रात में उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में वे छत से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी से इस होटल में रात को बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और किसी की परछाई भी दिखाई देती है। तो आपको ये सारी बातें अपने कर्मचारियों और अपने ग्राहकों को बतानी चाहिए। आप उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। होटल का नाम ना खराब हो, इसलिए होटल के मालिक ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया था। पुलिस होटल के मालिक से मिलती है और छानबीन में उन्हें पता चलता है कि होटल के मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। तो वे होटल के मालिक के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करती है। शहर के सबसे अच्छे और जाने माने तांत्रिक को बुलाया जाता है और वे कुछ पूजा पाठ करके होटल को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला देते हैं। पुलिस, होटल का मालिक और मैनेजर राधा की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं और राधा को बहादुरी के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है कि राधा के कारण बहुत से लोगों की जान बच गई। राधा के पिता भी बहुत खुश होते हैं और राधा पर गर्व महसूस करते हैं।